हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम मनीष कौशल है और मैं एक कंप्यूटर प्रोफेशनल हूं और मैं आपके लिए नए नए वीडियोस लेके आता रहता हूं जो कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। और ये जो सिलेबस है ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए है, जैसे CPCT का हुआ या कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड आपको एग्ज़ाम देना है तो उससे संबंधित सारी की सारी जानकारी जो यहाँ पर दी जा रही है उसको आप ध्यान से सुनेंगे। कंप्यूटर में जब भी हम लोग काम करते हैं तो उसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बहुत ही ज़रूरी है कि उसका नॉलेज आपको हो। यदि उसका नॉलेज नहीं है तो आप उसमें काम नहीं कर पाएंगे। जैसे बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं, बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। सबसे पहले दिया हुआ है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस का मतलब ये है कि ऐसे डिवाइसेस जिनसे हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं, वो सारे के सारे डिवाइसेस जो होते हैं वो इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। जैसे कि सबसे पहला दिया हुआ है कीबोर्ड। कीबोर्ड का मतलब कि यदि आपको टाइपिंग करनी है या कोई मेन्यू सेलेक्ट करना है या कोई कमांड देनी है, ये सारे काम जो होते हैं वो कीबोर्ड से किए जाते हैं। सामान्यतः जो कीबोर्ड होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहला पार्ट ऊपर फंक्शन कीज़ हैं, जिसमें F1 से लेकर के F12 तक फंक्शंस कीज़ दी जाती हैं। और प्रत्येक सॉफ्टवेयर जैसे MS-DOS, विंडोज़, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, सभी में इन फंक्शन कीज़ का जो यूज़ है वो अलग अलग है। जैसे F1 की है वो हमेशा हेल्प के लिए रिज़र्व होती है। इसी तरह से F2, F3, ये F12 तक सभी कीज़ का एक अपना अपना फंक्शन होता है और ये सॉफ्टवेयर के अनुसार होता है। दूसरा पार्ट होता है अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़। अल्फ़ा का मतलब अल्फ़ाबेट्स A से लेके Z तक, चाहे वो कैपिटल लेटर हो चाहे स्मॉल लेटर हो। न्यूमेरिक का मतलब नंबर्स, वो 0 से लेकर के 9 तक नंबर आते हैं। तो ये अल्फ़ा न्यूमेरिक पार्ट जो होता है वो दूसरा पार्ट है कीबोर्ड में। तीसरा जो पार्ट होता है वो स्पेशल कीज़ का होता है। स्पेशल कीज़ का मतलब जैसे ऑल्ट, शिफ्ट, कंट्रोल, कैप्स लॉक, टैब, इन सब के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ये आपके स्पेशल कीज़ के अंतर्गत आती है। और इसका जो चौथा पार्ट है वो न्यूमेरिक कीपैड है, जो राइट साइड में आपको दिखाई देता है कीबोर्ड पे। जैसे यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है ये न्यूमेरिक कीपैड है। ये तभी काम करेगा जब आपका नंबर लॉक जो होगा वो ऑन होगा। यदि नंबर लॉक आपका ऑन नहीं है तो ये आपका काम नहीं करेगा। तो इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप इसका उपयोग जो है सही रूप से करें और कीबोर्ड पर जितनी भी कीज़ होती हैं उनकी जानकारी हासिल करें। उनका नाम क्या है वो नाम आपको पता होना चाहिए हर कीज़ का। दूसरा जो डिवाइसेस आता है वो है माउस। माउस भी एक इनपुट डिवाइस है और ये डिवाइस पॉइंटिंग डिवाइस कहलाता है। इसमें हम स्क्रीन पर कहीं पर भी पॉइंट करके उसको निर्देशित कर सकते हैं, कमांड दे सकते हैं कि भाई हमें कौन सा मेन्यू ओपन करना है या कौन सी चीज़ सेलेक्ट करनी है, फाइल, फोल्डर वगैरह। तो ये माउस, जब से माउस का उपयोग किया जाने लगा है कंप्यूटर बहुत ही आसान हो गया है। कंप्यूटर सीखना बहुत आसान हो गया है। यहाँ पर कहीं पर भी कमांड देनी, जैसे मैं ये माउस आपको यूज़ करके बता रहा हूँ। ऊपर जाते हैं हम, फाइल मेन्यू पे जाते हैं, क्लिक भर करें तो फाइल मेन्यू खुल गया। कोई भी कमांड चलानी तो वहाँ पर जा सकते हैं आप। ये काम आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको यदि फाइल मेन्यू खोलना है तो ऑल्ट आप प्रेस करेंगे तो देखिए F-E इन पे हाईलाइट हो गया है, अंडरलाइन हो गई है कीज़। जो जो आपको चाहिए वो कीज़ अंडरलाइन हो गई हैं। जैसे ऑल्ट में F की प्रेस करता हूँ तो फाइल मेन्यू खुल जाता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। माउस से बहुत ही आसान है, सीधा का सीधा आप उसमें जाएंगे, क्लिक करेंगे और जो भी कमांड आपको चलानी, जैसे फाइंड कमांड चलानी तो यहाँ पर आए और यहाँ जो भी लिखेंगे वो सर्च की हो जाएगी। तो इस तरह से आप क्या काम करते हैं माउस के द्वारा, कर्सर ले जाते हैं, कोई चीज़ सेलेक्ट करते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं। जैसे मैं ये स्क्रॉल बटन से ऊपर नीचे ले जा रहा हूँ इसको,
किसी प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के लिए आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा, सेलेक्ट करने के लिए सिंगल क्लिक करना पड़ेगा। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब ये होता है, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ माउस और ड्रैग करता हूँ। ड्रैग करने का मतलब होता है उसको ले जाना बिना बटन को छोड़े हुए। तो इतनी जो सिलेक्शन हो रही है ये ड्रैग एंड ड्रॉप होता है। यहाँ पर देखिए जैसे ये आइकन है, इसको मैंने उठाया और कहीं पर भी ले जा सकते हैं और यहाँ पर छोड़ सकते हैं। तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप, कहीं पर भी इसके पोजीशन चेंज कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर आ गए हैं। तो ये जो माउस उठाना और दूसरी जगह पर जा कर के छोड़ना, इस चीज़ को बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। ये हम विंडोज़ में भी कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर आते हैं, यदि इस फाइल को मैं यहाँ ले जाना चाहता हूँ फोल्डर में, तो इसको आप ड्रैग करें सेलेक्ट करते हुए और ऊपर ले जाएं और यहाँ छोड़ दें। देखिए ये यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से इसको क्या कहते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ये माउस के काम है। दूसरा, किसी भी प्रकार की आपको ड्राइंग करनी है तो आप माउस के द्वारा कर सकते हैं। ये माउस कई प्रकार के होते हैं। एक आपके सबसे पहले मैकेनिकल आते थे, जिसके माउस के नीचे एक बॉल बनी रहती थी और वो बॉल रोटेट करती थी, और उस बॉल के रोटेट होने पर कर्सर की पोजीशन जो थी वो निर्धारित होती कि वो टॉप में जाना है कि लेफ्ट में जाना है कि राइट में या बॉटम में जाना है। आजकल ऑप्टिकल माउस आते हैं। एक आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, इसका डिवाइस जो है ये वायरलेस कहलाता है। तो वायरलेस एक डिवाइस आता है, इसको आप कंप्यूटर के साथ अटैच करेंगे, इसमें सेल डलते हैं और जैसे ये कनेक्टिविटी हो जाती है तो आप माउस के द्वारा किसी भी प्रकार का कार्य कर सकते हैं। अगला जो इनपुट डिवाइस है वो है माइक्रोफोन। यदि आपको किसी से बातचीत करनी है तो उसके लिए माइक्रोफोन जो है वो कंप्यूटर में सही रूप से इंस्टॉल होना जरूरी है। नहीं है तो उसमें ना तो हम माइक्रोफोन का यूज़ कर सकते हैं और ना ही स्पीकर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो जो मेन आपका जो कार्ड है वो होता है साउंड कार्ड, क्योंकि साउंड कार्ड इनपुट भी रिसीव करता है और आउटपुट भी प्रोड्यूस करता है। लेकिन माइक्रोफोन के द्वारा हम अपनी आवाज़ जो है वो कंप्यूटर में रिकॉर्ड कर सकते हैं या अपनी आवाज़ का जो इनपुट है वो कंप्यूटर के अंदर भेज सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं और उन सॉफ्टवेयर्स के द्वारा हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, चाहे वो ऑडियो रिकॉर्डिंग करनी हो या वीडियो रिकॉर्डिंग करनी हो। तो उससे रिलेटेड जो हार्डवेयर है वो आप उसमें लगाएंगे और जब आप उस हार्डवेयर को उसमें अटैच करेंगे तो ये काम करने लगेगा। तो माइक्रोफोन जो है वो हमें ऑडियो इनपुट करने की अनुमति देता है। देखिए वीडियो के लिए ऑडियो क्रिएट करना हो या गेमिंग के लिए जो ऑडियो है उसको आपको रिकॉर्ड करना हो, ऑनलाइन बातचीत करनी हो किसी से, या कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट है वॉइस उसकी जो है रिकॉर्ड करनी हो तो उसके लिए भी ये है। यदि आप आवाज़ के द्वारा लिखना चाहते हैं कुछ, आज की डेट में तो आप कंप्यूटर में या इस पर जो मोबाइल फ़ोन है उस पर तो आप आवाज़ का ही इनपुट करते हैं। किसी से बातचीत करनी है तो सीधा सीधा मैसेज भी टाइप करना है तो भी आप आवाज़ से, जैसे आपने बोला हेलो आप क्या कर रहे हैं, तो ये सीधा सीधा टाइप हो जाता है वहाँ पर। गानों के लिए तो है ही है। तो इसी तरह से यदि आपको अपनी आवाज़ में कोई मैसेज भेजना है या गाना रिकॉर्ड करना है तो इसके लिए माइक्रोफोन की आपको आवश्यकता पड़ेगी। इसी तरह से जो आपकी आवाज़ है उसकी पहचान करनी है तो इसके लिए भी इसको वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। आप अपनी आवाज़ इनपुट करेंगे और इनपुट करने के बाद इसे कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। सीधा सीधा जो लाइव प्रसारण होता है तो आप उसमें भी माइक्रोफोन का यूज़ कर पाएंगे। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ और मेरी आवाज़ जो रिकॉर्ड हो रही है तो इसके लिए माइक्रोफोन का यूज़ किया जा रहा है। यदि माइक्रोफोन नहीं होता तो हम अपनी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ में अगला जो इनपुट डिवाइस है वो है डिजिटल कैमरा। ये सभी लोगों के पास आज की डेट में है क्योंकि मोबाइल फ़ोन सब लोग यूज़ करते हैं और मोबाइल फ़ोन के अंदर जो कैमरा है वो डिजिटल कैमरा होता है, या बाहर से भी अलग आप डिजिटल कैमरा ले सकते हैं। जैसे सोनी कंपनी है या और दूसरी कंपनीज़ हैं, बहुत सारे डिजिटल कैमरा आते हैं।
तो इनसे स्टिल फोटोग्राफी की जा सकती है या वीडियो बनाया जा सकता है और उसे कंप्यूटर में रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो ये डिजिटल कैमरा नाम क्यों रखा है? क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जो सिग्नल्स होते हैं वो डिजिटल सिग्नल को ही कंप्यूटर हैंडल करता है। तो ये डायरेक्ट डिजिटल सिग्नल्स को रिकॉर्ड करके कंप्यूटर में स्टोर करने की अनुमति देते हैं, इसीलिए इसका नाम डिजिटल कैमरा रखा हुआ है। आप मोबाइल कैमरे का भी यूज़ कर सकते हैं और उससे फ़ोटो ले सकते हैं या वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं इसके लिए। अब जैसे आपने डिजिटल कैमरा का यूज़ किया हुआ है तो इसका यूज़ LCD स्क्रीन में भी किया जा सकता है। आप कैमरा को LCD स्क्रीन के साथ जोड़ेंगे और उस कैमरे को जहाँ पर भी आप यूज़ करेंगे उसकी जो फ़ोटो है उसको रिकॉर्ड करके ये LCD स्क्रीन पर ट्रांसफ़र कर देगा। ये LCD स्क्रीन चाहे आपकी कंप्यूटर की हो चाहे फिर आपकी प्रोजेक्टर की हो, तो वहाँ पर उसको स्टोर करके देता है। इसके बाद इस कैमरे में अपनी जो मेमोरी होती है वो भी है। इसमें हज़ारों पिक्चर्स को या मूवीज़ को स्टोर किया जा सकता है, तो अपनी मेमोरी है इसमें। इसके साथ साथ जो आपने स्टोर किया हुआ है मैटर या पिक्चर, उस पिक्चर को देख सकते हैं या जो आपने वीडियो रिकॉर्ड किया है उस वीडियो को सुन सकते हैं। ये भी डिजिटल कैमरा जो है आपकी इस प्रकार की अनुमति देता है। मार्केट में आप जाते हैं तो ये अलग अलग प्रकार के उपलब्ध हैं। छोटा आकार है उसका, किसी का बड़ा आकार है, तो ये मेगापिक्सल के हिसाब से इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको मापा जाता है कि कितने मेगापिक्सल का है। 5 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 10 मेगापिक्सल। आपका जो मोबाइल कैमरा है उसमें भी फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा है, वो भी अलग अलग पिक्सल्स के आते हैं कि फ्रंट जो है वो 16 मेगापिक्सल का है या बैक जो है वो 20 मेगापिक्सल का है। तो इस प्रकार से जितने ज़्यादा मेगापिक्सल का आपका कैमरा होता है उसकी क्वालिटी जो है बहुत ही अच्छी आती है। अगला इनपुट डिवाइस दोस्तों स्कैनर है। स्कैनर से ही पता चल रहा है स्कैन करना किसी चीज़ को। जैसे आपकी कोई मैगज़ीन है, बुक है या फिर न्यूज़पेपर है या आपका कोई पुराना फ़ोटो पड़ा हुआ है या आपने नोट्स बना के रखे हुए हैं लेकिन उनको कंप्यूटर में लाना है। तो कंप्यूटर में लाने के लिए जो डिवाइस है उसका नाम है स्कैनर। यहाँ पर ये चित्र से आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये फ़ोटो पुराना रखा हुआ है। इसको आप उल्टा करके रखेंगे तो और इसको आप क्लोज़ कर देंगे और इसको कंप्यूटर के साथ अटैच करिए आप। और जैसे आप इसका स्कैन बटन प्रेस करेंगे तो ये फ़ोटो जो होगी वो स्कैन होगी और कंप्यूटर में पहुंच जाएगी एक फ़ाइल के रूप में। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि जो आप स्कैन करके इमेज ला रहे हैं उसको JPG फॉर्मेट में लेते हैं या फिर PDF फॉर्मेट में लेते हैं। तो जब सेव करते हैं तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारी इच्छा पर है कि हम उसको किस रूप में स्टोर करना चाहते हैं। स्कैनर भी मार्केट में कई प्रकार के आते हैं और आजकल तो ये USB की स्कैनर ही है। सीधा सीधा आप USB जो लीड है उसको आप उसके साथ कंप्यूटर के साथ अटैच करेंगे तो ये स्कैनर उसके साथ जुड़ जाता है। बहुत प्रकार के हैं, जैसे फ्लैट बेड स्कैनर कहलाता है। तो इसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको स्कैन करने का ये अच्छा डिवाइस है। या शीट फेड स्कैनर है, ये लेज़र प्रिंटर की तरह है। कागज़ आपने इसमें डाला और वो कागज़ एक साइड से इनपुट होगा और दूसरी साइड से निकलेगा, तो बीच में जो भी उसमें लिखा होगा वो स्कैन होकर के आपका वहाँ पर आ जाएगा, कंप्यूटर में आ जाएगा। एक हैंड हेल्ड स्कैनर है आपका। हैंड हेल्ड का मतलब हाथ में पकड़ने वाला स्कैनर। बहुत सा छोटा सा स्कैनर है। यदि किसी चीज़ को आपको स्कैन करना है तो उसके ऊपर उसको बटन प्रेस करके उसके ऊपर घुमाया जाएगा, तो उसकी जो इमेज होगी वो इमेज जो है वो कंप्यूटर में आ जाएगी। एक कार्ड स्कैनर है, ये और छोटा स्कैनर है। तो जैसे आपके विजिटिंग कार्ड वगैरह होते हैं उनको स्कैन करना हो तो उसके लिए ये स्कैनर आपका आता है। तो मार्केट में कई प्रकार के स्कैनर है और आपकी जो आवश्यकता है उसके हिसाब से आप इस स्कैनर का यूज़ कर सकते हैं। अगला जो इनपुट डिवाइस है उसका नाम है टच स्क्रीन। ये बहुत जगह आपने देखा होगा। टच स्क्रीन मतलब जिसको आप अपने हाथ से, उंगली से, अंगूठे से आप टच करें और उसमें कमांड जो है वो इनपुट हो जाए। ये भी इनपुट डिवाइस के रूप में यूज़ किया जाता है। बहुत सारी जगह पर आप इसको देखेंगे। आप मोबाइल कैमरा में तो देखते ही हैं,
लेकिन लैपटॉप मॉनिटर आते हैं, स्मार्टफोन हैं, टैबलेट हैं, कैश रजिस्टर हैं, या कियोस्क सेंटर में जब भी आप कोई सूचना जो है वो देना चाहते हैं, या रेलवे स्टेशन पर आप किसी ट्रेन की जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी टच स्क्रीन लगी हुई है। आपको कुछ नहीं करना होता है, माउस वहाँ पर होता नहीं है, कीबोर्ड होता नहीं है, सीधा सीधा जो स्क्रीन पर विंडो आ रही है उसमें आप पॉइंट देखिए कहाँ पर टच करना है, तो आप उंगली उस पर दबाएंगे तो वो जो प्रोग्राम है आपका वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये इनपुट के रूप में यहाँ पर यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पर ये पिक्चर में आप देख रहे हैं कि आपका जो ये टच स्क्रीन है यहाँ पर उंगली से टच किया जा रहा है, तो जिस तरह से आप माउस का क्लिक करते हैं उस तरह से उंगली का क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से टच स्क्रीन जो है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आजकल जो कंप्यूटर आ रहे हैं, जैसे डेल का कंप्यूटर है ऑल इन वन, या दूसरी कंपनीज़ के कंप्यूटर हैं, तो वहाँ पर भी ये थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन ये है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जिस तरह से आप मोबाइल कैमरा का यूज़ करते हैं, स्क्रीन का यूज़ करते हैं, उसी तरह से इस स्क्रीन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अगला जो इनपुट डिवाइस है वो है बार कोड रीडर। आजकल जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं उन प्रोडक्ट में बार कोड दिया जाता है। बार कोड एक नंबर होता है जिसमें पूरी की पूरी जानकारी जो होती है वो उस प्रोडक्ट के बारे में स्टोर होती है कि ये प्रोडक्ट कब बना है, इसका प्राइस क्या है, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है ना, तो ये इसका नाम क्या है, ये सारी की सारी जानकारी उस नंबर में दे दी जाती है जिसको बोलते हैं बार कोड। लेकिन ये बार कोड जो होते हैं इनको रीड करने के लिए जो डिवाइस आएगा उसको बोलते हैं हम लोग बार कोड रीडर। जैसे आप किसी मॉल में जाते हैं, बड़े मॉल में जाते हैं, तो आप सारा सामान कलेक्ट करके अपनी बास्केट में रख लेते हैं। उस बास्केट को ले करके आप काउंटर पर जाते हैं और कहते हैं कि भाई हमारा बिल बना दो, तो वो कभी ये नहीं देखेगा, उसको आइटम को देखेगा कि उसमें बिल क्या है, उसमें प्राइस क्या लगा हुआ है, उसकी देखने की आवश्यकता ही नहीं है, उसमें एक बार कोड की पर्ची लगी हुई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे ये बार कोड स्कैनर जो है, रीडर जो है, ये यहाँ पर हाथ से पकड़ा हुआ है और ये बार कोड पर इसकी लेज़र लाइट जो है वो डाली जा रही है। जैसे इसको क्लिक करेंगे हम, यहाँ पर बटन दबाएंगे तो वो उसकी इमेज ले लेगा और उसका जो कोड होगा वो कंप्यूटर में चला जाएगा, प्रोसेस हो जाएगा। जब वो कंप्यूटर में जाकर के प्रोसेस होगा तो वो ऑटोमेटिक उस कोड को सर्च कर लेगा और उस कोड में जितना प्राइस होगा, उसका नाम होगा, वो सारी की सारी जानकारी ऑटोमेटिक वहाँ पर ले लेगा। तो इसके लिए जो बार कोड को रीड करने के लिए डिवाइस यूज़ किया गया है उसी का नाम रखा है बार कोड रीडर। आगे वेब कैमरा है। वेब कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, क्योंकि आज की डेट में जिसके भी साथ कम्युनिकेशन आपको करना हो तो वो वेब कैमरा के द्वारा किया जाता है। जैसे कंप्यूटर में कोई चीज़ रिकॉर्ड करनी हो तो लैपटॉप में या दूसरे कंप्यूटर्स में बहुत सारे वेब कैमरा उपलब्ध होते हैं पहले से ही, लेकिन आप एक्स्ट्रा डिवाइस भी मार्केट से ले सकते हैं और उसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो ये आपके कंप्यूटर में वीडियो का इनपुट जो है वो देता है। तो यदि आप इंटरनेट पर किसी के साथ वीडियो चैटिंग करना चाहते हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना चाहते हैं या स्टूडेंट से जुड़ना चाहते हैं, लेक्चर देना चाहते हैं, तो ये सारे के सारे काम जो होंगे वो किसके द्वारा होंगे? वेब कैमरा के द्वारा। यदि वेब कैमरा नहीं होगा तो आपकी इमेज सामने वाले व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगी। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। अगला जो इनपुट डिवाइस है वो है बायोमेट्रिक डिवाइस। ये बहुत बार देखा होगा आपने, जैसे आप अपना आधार कार्ड बनाते हैं तो उसमें भी बायोमेट्रिक थंब स्कैनर बोलते हैं उसको आप अंगूठा लगाएंगे वहाँ पर, तो वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर स्कैन हो करके उस कंप्यूटर में पहुँच जाएंगी और एक कोड वहाँ पे दे दिया जाएगा और उस कोड में आपकी रिलेटेड सारी जानकारी वहाँ पर दे दी जाएगी। तो ये जो बायोमेट्रिक डिवाइस है ये कंप्यूटर में भी आता है या सरकारी प्राइवेट जितनी भी संस्थाएँ हैं उन संस्थाओं में भी इस बायोमेट्रिक स्कैनर का यूज़ किया जाता है। तो इसके बहुत सारे लाभ हैं। ये आपके चेहरे को स्कैन करता है, हाथ को स्कैन करता है, फिंगर को स्कैन करता है और यहाँ तक कि आपकी आवाज़ को भी स्कैन करता है, उसको भी रिकॉर्ड करता है और पहचानता है। तो इनका यूज़ अलग अलग जगह पर किया जाता है और यदि पहचान हो जाती है तो अगली प्रोसेस जो है
वो उसमें एक्टिवेट हो जाती है। एक और इनपुट डिवाइस दिया है जिसका नाम रखा है स्टाइलस। जैसे आप कोई ग्राफिक ड्रॉ करना चाहते हैं, स्क्रीन पर कुछ लिखना चाहते हैं, जिस तरह से आपकी ग्राफिक टैबलेट होती है या पीडीए है आपके पास, उस पीडीए में कुछ लिखना चाहते हैं या फ्लैट सरफेस पर लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए एक पेन की तरह डिवाइस आता है जिसको बोलते हैं स्टाइलस। ये लाइट पेन की तरह ही होता है, लेकिन नाम जो है वो अलग है। इससे हम नेविगेशन के काम कर सकते हैं, और जिस तरह से हम इसको रख करके घुमाएंगे उसी तरह की आकृति जो है वो स्क्रीन पर बनती जाती है। तो ये डिवाइस भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला इनपुट डिवाइस है लाइट पेन। ये सबसे पहले जो सिग्नेचर आप करते थे उसके लिए यूज़ किया गया था, या ग्राफिक्स ड्रॉ करनी है स्क्रीन पर उसके लिए यूज़ किया गया था। तो ऐसे कंप्यूटर जैसे सीआरटी डिस्प्ले थी सबसे पहले, कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं उसको, आज की डेट में तो टच स्क्रीन आ रही हैं, प्लाज्मा स्क्रीन आ रही हैं, टीएफटी आ रही हैं, है ना। तो जो आपकी सीआरटी थी उस पर भी ये काम करता था। तो एक पेन की तरह है, और उसमें इसको लाइट पेन भी बोलते हैं हम। तो एक पेन की तरह है, उसमें आगे फोटो सेंसर लगा हुआ है, और इसकी जो लीड है वो कंप्यूटर के साथ अटैच कर दी जाती है। और जैसे आप कंप्यूटर के साथ इसको अटैच करेंगे तो इसका जो सॉफ्टवेयर है उसको कंट्रोल कर लेगा, और स्क्रीन पर जहाँ जहाँ इसको हम घुमाएंगे तो वहाँ वहाँ की जो इमेज होगी वो इनपुट हो जाएगी, या इसके द्वारा जो है स्क्रीन पर इनपुट के रूप में कोई ना कोई ग्राफिक ड्रॉ की जा सकती है। नेक्स्ट आपका जो इनपुट डिवाइस है वो है ग्राफिक टैबलेट। ग्राफिक टैबलेट का मतलब जिस तरह से यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए आप, एक हाथ में एक टैबलेट के रूप में आपके पास डिवाइस है। इसको जहाँ जहाँ ड्रॉ करना है वहाँ पर ड्राइंग के रूप में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आकृतियाँ बनानी है आपको, है ना, तो अलग अलग तरह के रंग भरने हैं या कुछ भी काम करना है, तो इसका उपयोग जो है वो सबसे ज़्यादा ग्राफिक टैबलेट का पहले किया जाता था। आज की डेट में तो ये ज़्यादा उपयोग नहीं है इसका, क्योंकि आजकल तो बहुत सारे डिवाइसेस हमारे पास आ चुके हैं जो आसान होते हैं यूज़ करने में। अगला डिवाइस है जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस। इसको सबसे ज़्यादा बच्चे उपयोग करते हैं, या बड़े भी मान लो, क्योंकि जहाँ पर आप कंप्यूटर गेम खेलते हैं तो वहाँ पर इसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो एक छड़ी के रूप में है जॉयस्टिक, और इसका उपयोग जो किया जाएगा वो, तो जहाँ पर आप गेम्स खेलते हैं तो पूरे का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है। इस तरह से पॉइंट बने रहते हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके जॉयस्टिक जो होती है वो कई प्रकार की होती है। तो आपको जैसे गेम खेलना है, आपको ऊपर जाना है, लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है, या आपको डाउन नीचे जाना है, या जंप करना है, या गेम आप खेल रहे हैं तो उसमें शूट, ये पूरे के पूरा जो गेम का कंट्रोल है वो आपके हाथ में आ जाता है। और आपको यदि इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज है तो आप ये सारे के सारे कार्य बड़ी आसानी से इसमें कर सकते हैं। यदि बच्चे गेम खेलते हैं तो वो इसका उपयोग करने से बहुत ही आसानी से जल्दी पूरी गेम का जो कंट्रोल है अपने हाथ में ले सकते हैं। अगला जो इनपुट डिवाइस है वो है OCR। OCR का मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, या ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर के नाम से भी इसको जानते हैं। ये एक स्कैनर के रूप में भी काम करता है। जैसे आप यहाँ पर बुक पर देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति जो है वो इस बुक पर इस OCR का यूज़ कर रहा है, तो आप इसको स्कैन कर रहे हैं, इसके ऊपर जैसे आप लेते जाएंगे तो इसकी जो इमेज है वो कंप्यूटर में आती जाएगी। और इसका उपयोग बहुत जगह पर होता है, जैसे पासपोर्ट है आपका, या चालान है, बैंक स्टेटमेंट है, या कोई कंप्यूटरीकृत जो रसीदें होती हैं, व्यवसायिक कार्ड है, मेल है ना, स्टैटिक डेटा है का प्रिंट आउट लिया हुआ है, उसको आपको कंप्यूटर में लेना है। तो इन सभी को स्कैन करने के लिए और कंप्यूटर में उसका डेटा भेजने के लिए जो डिवाइस यूज़ किया जाता है उसका नाम होता है OCR। इस OCR का यूज़ बहुत सारी जगह पर किया जाता है। जैसे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, जैसे रोबोटिक्स वगैरह होते हैं, तो वो एक्चुअली में जो रोबोट है
वो सामने वाला ऑब्जेक्ट है उसको स्कैन करता है और उसके ऊपर एनालिसिस करता है, जिसकी कोडिंग की होती है कि यदि ऐसा ऑब्जेक्ट आए तो ये करना है, तो ये कैसे होता होगा। तो वो उसके अंदर OCR लगा हो, वो चीज़ों को स्कैन करता है, फिर उनके बारे में जो इंटेलिजेंट डिसीजन होता है वो अपने आप लेता है। दोस्तों अगला जो डिवाइस है उसका नाम है MICR, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, है ना। इसका उपयोग भी बहुत जगह किया जाता है। जैसे बैंक है, बैंक यदि कोई चेक दे रहा है ना, या कोई डिमांड ड्राफ्ट बना रहा है, या कोई भी ऐसा दस्तावेज जिसको एक डिवाइस के द्वारा रीड किया जा सके, तो उसके लिए जो मेन डिवाइस होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, MICR। देखिए यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है कि चेक है या दूसरे वाउचर्स हैं, तो बैंक कोड हैं, बैंक खाता संख्या है, चेक नंबर है, चेक की राशि है, तो इनको रीड करने के लिए MICR डिवाइस का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर ये दिया गया है, जैसे चेक नंबर है 6 डिजिट का, MICR कोड यहाँ पर भी दिया हुआ है 9 डिजिट का, अकाउंट ID है और ट्रांजैक्शन कोड है। इनको यदि रीड करना है, आप अपने बैंक के चेकबुक आप देखेंगे तो उस चेकबुक में इस प्रकार के नंबर दिए रहते हैं, तो वो नंबर हमें ये पता नहीं चलता है कि वो एक्चुअली में हैं क्या। तो दोस्तों सबसे पहली जो सीरीज़ होती है नंबर्स की, वो चेक नंबर होता है, और दूसरी जो सीरीज़ होती है वो MICR कोड होता है, और जो तीसरी सीरीज़ है वो है अकाउंट ID आपकी, है ना, और लास्ट वाला जो नंबर दिया रहता है वो ट्रांजैक्शन ID दिया रहता है। तो ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। कई बार हम पूछते हैं किसी से कि भाई इसका चेक नंबर बताओ, तो वो हमसे ये पूछते हैं कि भाई ये नंबर है, ये है या ये है, कौन सा नंबर है इसमें से। तो जो पहला ही नंबर होता है वो आपका चेक नंबर होता है। तो इसको कहीं पर भी कोई यदि कंप्यूटरीकृत ऐसा आपने बनाया हुआ है, तो उसको रीड करने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ किया जाएगा उसका नाम होता है MICR। अगला जो इनपुट डिवाइस है जिसको बोलते हैं कार्ड रीडर। आज की डेट में बहुत सारे कार्ड आपके पास रहते हैं जिनमें आप अपना डेटा जो उसको स्टोर करते हैं, चाहे वो गाने हो, चाहे पिक्चर्स हो, चाहे वीडियो हो, है ना, या ऑडियो हो, या डेटा हो, किसी भी प्रकार का जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उसे आप कार्ड में स्टोर करते हैं। देखिए यहाँ पर ये कार्ड रीडर दिया गया है। कार्ड मतलब आपका एक मोबाइल के अंदर भी मेमोरी कार्ड होता है, उसको यदि आपने देखा है, या पेन ड्राइव की तरह एक कार्ड रीडर आता है, उसमें उसको लगा देंगे, या फिर आपका जो कैमरा है, मोबाइल कैमरा या वेब कैमरा या डिजिटल कैमरा, उसके अंदर भी इस तरह से कार्ड जो हैं आपके पास दिखाई देते हैं। कोई 16 GB का, 32 GB का, 64 GB का। तो इन कार्ड को आप रीड कैसे करेंगे, कंप्यूटर में कैसे उसकी इन्फॉर्मेशन ले जाएंगे आप, तो इसके लिए क्या आता है, कार्ड रीडर आता है अलग से। आपको पूरा डिवाइस एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस कार्ड रीडर का यूज़ करेंगे। कार्ड रीडर में आप कार्ड लगाएंगे, फिर उसको कंप्यूटर के साथ अटैच कर देंगे। तो जैसे कंप्यूटर के साथ अटैच करेंगे तो उसकी एक डिवाइस बन के आ जाएगी, ड्राइव बन के आ जाएगी, और उस ड्राइव में जितने भी इंफॉर्मेशन होगी कार्ड में वो सारी की सारी आपको यहाँ पर दिखाई दे देगी। और जैसे आप उसमें देखेंगे तो उसको कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस तरह से जो कार्ड की इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए डिवाइस यूज़ किया जाता है उसे क्या कहते हैं आप, कार्ड रीडर। तो ये सारे के सारे इनपुट डिवाइस हैं दोस्तों। इसके भी अलावा बहुत सारे दूसरे डिवाइसेस हैं जो इनपुट के रूप में यूज़ किए जाते हैं, स्टोरेज के रूप में यूज़ किए जाते हैं, और उनका उपयोग हम अलग अलग जगह पर अपनी आवश्यकता अनुसार करते हैं। दोस्तों आगे बताए गए हैं आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर के अंदर जो डेटा है उसको आउटपुट में प्रोड्यूस करना है, चाहे वो आउटपुट मॉनिटर हो, चाहे आपका स्टोरेज डिवाइस हो, कोई कहीं पर ले जाना हो, क्योंकि ये जो आपने इंफॉर्मेशन देखी है इसे परमानेंट स्टोर करना है तो कहीं ना कहीं ड्राइव में स्टोर करेंगे, है ना, या प्रिंटर पर ले जाना हो, प्लॉटर पर ले जाना हो, या अपनी आवाज़ का आउटपुट देना हो। तो इस तरह से जितने भी आपके डिवाइसेस होते हैं वो सारे के सारे
कंप्यूटर से जो बाहर की तरफ इन्फॉर्मेशन आती है, वो इन्फॉर्मेशन जो है उसको यदि आप देखेंगे तो वो आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा हम प्राप्त उसको कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस बताए गए हैं, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर, है ना, जीपीएस है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जो आपको बताता है कि इस वक्त आप कहाँ पर हैं, साउंड कार्ड है, वीडियो कार्ड है, या फिर ब्रेल रीडर है। इस तरह से जितने भी डिवाइसेस होंगे वो सारे के सारे डिवाइसेस क्या कहलाएंगे, आपके आउटपुट डिवाइसेस। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला डिवाइस जो है वो है मॉनिटर। दोस्तों, मॉनिटर का जो उपयोग किया जाता है वो कंप्यूटर में जितने भी हम काम करते हैं, डेटा स्टोर करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, उसको देखने के लिए किया जाता है। तो कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग हो रही है उसको हम किस प्रकार से देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है, ये सारी की सारी जानकारी जो होती है वो मॉनिटर के द्वारा हमें प्राप्त होती है। देखिए यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं, जैसे कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ ब्लाइंड होते हैं लोग, उनके लिए अलग से मॉनिटर तैयार किए जाते हैं जो हाथ से टच करके बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ आ रही है। तो नॉर्मली जो होते हैं मॉनिटर वो आपके देखा होगा आपने, पर्सनल कंप्यूटर के लिए मॉनिटर यूज़ किए जाते हैं, नोटबुक कंप्यूटर के लिए, है ना, या पीसी के लिए जो डिस्प्ले स्क्रीन होती है उसको हम मॉनिटर के नाम से जानते हैं। आप मोबाइल सिस्टम है, कैमरा है, वीडियो गेम्स खेल रहे हैं या कोई भी डिवाइस है जहां पर आप आउटपुट देख रहे हैं, तो 2D 3D इमेज जो आप देख पा रहे हैं वो सारे की सारी जो इमेजेस होती हैं वो आप किसके द्वारा देखते हैं, मॉनिटर के द्वारा ही देखते हैं। ये जो मॉनिटर हैं आपके, ये मॉनिटर कई प्रकार के होते हैं। यहाँ पर देखिए एक मोनोक्रोम बताए गए हैं और एक कलर मॉनिटर बताए गए हैं। मोनोक्रोम का मतलब होता है ब्लैक एंड वाइट, और कलर मॉनिटर जिसमें बहुत सारे कलर आ जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो कलर होते हैं वो एक्चुअली में RGB कलर चलते हैं। इसमें RGB कलर 2 कलर से लेकर के 16 मिलियन कलर तक हो सकते हैं। तो 16 मिलियन कलर कैसे बनेंगे, जैसे RGB का मतलब रेड, ग्रीन, ब्लू। तो रेड कलर ही आपका 256 प्रकार का हो सकता है। इसी तरह से ग्रीन कलर भी 256 प्रकार का, और उसके बाद ब्लू कलर भी 256 टाइप्स का हो सकता है। तो जब ये 3 वैल्यू आपस में मिलेंगी, मल्टीप्लाई होंगी, तो 256 गुणा 256 गुणा 256, तो ये कलर हो जाते हैं 16 मिलियन कलर। और कलर मॉनिटर जो होते हैं वो 16 मिलियन कलर्स को हैंडल करने में सक्षम होते हैं। तो ये मैंने इसका अलग से वीडियो बनाया हुआ है जो HTML लैंग्वेज में समझाया गया कि कलर आपको किस प्रकार से बनाने हैं। तो ये मॉनिटर जो होते हैं वो 256 प्रकार के 3 शेड लेते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, और उनको मिला करके 16 मिलियन कलर। 16 मिलियन, 1 मिलियन कितना होता है, 10 लाख का, और 16 मिलियन मतलब लगभग 1,64,00,000 के आसपास जो कलर होते हैं वो कंप्यूटर्स, मॉनिटर्स के द्वारा हैंडल किए जा सकते हैं, डिस्प्ले किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये मॉनिटर भी कई प्रकार के हैं, जैसे CRT डिस्प्ले मॉनिटर है, TFT है, फ्लैश पैनल है ना, LCD है, OLED है, LED है। तो ये बहुत प्रकार के जो मॉनिटर हैं वो मार्केट में उपलब्ध हैं। तो अलग अलग कंप्यूटर्स के साथ, डिवाइसेस के साथ इनका उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार का आप डिवाइस लेंगे उसी प्रकार का आपके पास मॉनिटर भी उपलब्ध होगा। अगला जो आउटपुट डिवाइस है वो है प्रिंटर। कंप्यूटर में यदि हम कोई इमेज लेते हैं, स्कैनर की कॉपी लेते हैं, हम कोई ऐसे लेटर स्टोरी लिखते हैं, न्यूज़ लिखते हैं या आप पढ़ते हैं, लेकिन आपको उनको आउटपुट के रूप में लेना चाहते हैं, एक हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए दोस्तों आप क्या यूज़ करेंगे, प्रिंटर का यूज़ करते हैं। ये प्रिंटर भी आपके पास कई प्रकार के होते हैं, जैसे 3D प्रिंटर हैं, कुछ इसमें प्रिंट कर सकते हैं, इंकजेट प्रिंटर है, लेज़र प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर हैं। तो यहाँ पर इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी है आपकी इम्पैक्ट प्रिंटर्स और दूसरी है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स ऐसे प्रिंटर्स होते हैं, देखिए, कि
इनका जो प्रभाव है प्रिंट कागज़ के साथ संपर्क में आने से होता है। मतलब कागज़ पर एक पिन के स्ट्राइक करने पर, एक हैमर रहता है, वो पिन पर स्ट्राइक करता है और पिन रिबन से स्ट्राइक करती है और रिबन में स्याही लगी होती है और वो रिबन जाकर के कागज़ पर स्ट्राइक करता है, जिससे एक पिक्सल जो है उस पर ड्रॉ होता है। तो ऐसे जितने भी प्रिंटर्स इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं उन्हें हम लोग इम्पैक्ट प्रिंटर्स कहते हैं। जैसे डीएमपी प्रिंटर है, डीएमपी प्रिंटर में एक हेड रहता है जिसमें पिन रहती हैं, 9 पिन से लेकर के 24 पिन वाले जो हेड होते हैं वो उसमें यूज़ किए जाते हैं। आपने देखा होगा जो सरकारी ऑफिस है, उन सरकारी ऑफिस में बड़े बड़े प्रिंटर लगे रहते हैं, वो आवाज़ भी बहुत करते हैं। जब प्रिंटिंग होती है तो बहुत सारी आवाज़ आती है और ऑटोमेटिक एक पेज का जो बंडल होता है वो आगे बढ़ता जाता है और उस पर एक एक लाइन वो प्रिंट करता जाता है ना। तो जितनी ज़्यादा पिन होंगी उतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आएगी। तो 9 पिन वाला भी हेड होता है और 24 पिन वाला भी हेड उसमें लगता है और ये दाएं से बाएं, बाएं से दाएं घूमता रहता है और पेपर आगे बढ़ता रहता है। इसकी स्पीड थोड़ी स्लो होती है लेकिन ये प्रिंटर आवाज़ बहुत करते हैं। तो इसका नाम इसलिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पड़ा हुआ है क्योंकि इसमें जो पिन होती है वो एक डॉट उस कागज़ पर जाकर के प्रिंट करती है और उस डॉट डॉट से जो सिंबल है या कोई कैरेक्टर है तो वो उससे बनता है, या ग्राफिक तो वो डॉट डॉट से बनती है। दूसरा जो प्रिंटर है इम्पैक्ट प्रिंटर वो है डेजी व्हील प्रिंटर। तो ये थोड़े बड़े आकार के प्रिंटर होते हैं, इसमें एक व्हील लगा होता है, उस व्हील में जो अक्षर हैं वो उभरे रहते हैं। जैसे जैसे व्हील घूमता है और अक्षर यदि उसके सामने आता है वो कंप्यूटर डिटेक्ट करता है कि इस अक्षर को आपको प्रिंट करना है, तो वो अक्षर जो है उस पेज पर स्ट्राइक होता है और रिबन पर स्ट्राइक होता है और रिबन स्याही लगी होती है उसमें, और जैसे ही वो पेपर पर स्ट्राइक करेगा तो वो कैरेक्टर जो होता है पेपर पर उभर कर आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो इनकी स्पीड भी बहुत ही कम रहती है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि 25 से 55 DPI डॉट पर इंच पर सेकंड जो होती है वो यहाँ पर प्रिंट करता है ये। इसके बाद एक लाइन प्रिंटर आते हैं। इन लाइन प्रिंटर का मतलब ये होता है कि एक लाइन प्रिंट करना सीधी सीधी। तो जैसे हम इसका उपयोग करेंगे तो वो पूरी की पूरी एक लाइन प्रिंट करेगा, फिर पेपर ऊपर जाएगा, दूसरी लाइन प्रिंट करेगा। तो ये कंप्यूटर के द्वारा कंट्रोल होते हैं, कंप्यूटर जैसे निर्देशित करता है तो ये ऑटोमेटिक आगे जो है बढ़ते रहते हैं। तो इसकी जो स्पीड है वो 1200 से लेकर के 6000 लाइंस जो होती हैं मतलब प्रति मिनट वो प्रिंट करने में सक्षम होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो ड्रम प्रिंटर हैं, चेन प्रिंटर हैं या बैंड प्रिंटर हैं, ये सारे के सारे लाइन प्रिंटर ही कहलाते हैं, है ना, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन प्रिंट करते हैं। आगे ड्रम प्रिंटर है। तो ड्रम प्रिंटर भी क्या होता है कि इसमें एक ड्रम लगा रहता है और उस ड्रम पर एक रबड़ की शीट लगी रहती है, उसमें अक्षर उभरे रहते हैं। तो जैसे जैसे वो ड्रम घूमता है और उसके पीछे एक हैमर लगा रहता है और उस हैमर पे वो स्ट्राइक करता है ड्रम, और ड्रम पे जो कैरेक्टर रहता है वो स्याही का जो रिबन है उस पर स्ट्राइक करेगा और वो पेपर पर स्ट्राइक करेगा। तो ड्रम की सहायता से इसमें प्रिंटिंग की जा सकती है। तो ये भी एक लाइन प्रिंटर है। तो प्रति मिनट जो है इसमें 300 से 2000 तक लाइनें जो इसकी जो है प्रिंट करने की क्षमता है। चेन प्रिंटर है। चेन प्रिंटर का मतलब एक उसमें चेन लगी रहती है और उस चेन में अक्षर उभरे रहते हैं, और जैसे जैसे चेन घूमती है और पेपर पर वो अक्षर सामने आता है जिसको प्रिंट करना है तो हैमर पीछे से स्ट्राइक करेगा और सेम टेक्नोलॉजी है कि वो अक्षर जो होगा वो रिबन पर स्ट्राइक करेगा और रिबन जो होगा वो पेपर पर स्ट्राइक करेगा और पेपर पर वो अक्षर उभर कर आ जाएगा। इसकी जो स्पीड है वो 400 से 2500 कैरेक्टर्स जो हैं वो पर मिनट की स्पीड से इसमें लेता है। तो एक लाइन में उसको प्रिंट करेगा, फिर अगली लाइन आएगी, इस तरह से ये प्रिंट करता जाएगा। बैंड प्रिंटर है। यहाँ पर बैंड का मतलब होता है एक चेन उसमें लगी रहती है और उसमें भी अलग अलग प्रकार के अक्षर उभरे रहते हैं।
तो यहाँ पर देखिए ये जो बैंड है ये स्टील बैंड होता है और इसमें भी हैमर लगा रहता है पीछे, और वो हैमर स्ट्राइक करता जाता है और कागज़ पर प्रिंट करता जाता है। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, जितने भी आपके इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं उसमें एक ही टेक्नोलॉजी होती है, बस साइज़ का या स्पीड का ये थोड़ा सा रेशो अलग अलग होता है। इसमें जब हम काम करते हैं तो काम करते समय एक पेपर जो है वो तो प्रिंट होता ही है, क्योंकि स्याही वाली जो प्रिंटिंग आएगी वो ऊपर वाले पेज पर आएगी और वो मेन कॉपी कहलाएगी। लेकिन उसके पीछे हम कार्बन कॉपी भी लगा सकते हैं, जैसे आपने 4-5 पेज लगा दिए और बीच में कार्बन पेपर लगा दिए। तो क्योंकि इसमें होता क्या है कि एक जो अक्षर है, एक जो पेन है, उसके पीछे हैमर रहता है, वो हैमर स्ट्राइक करता है और वो हैमर रिबन पर जाता है और रिबन जो है वो पेपर पर जाएगा। तो जितनी ज़ोर से वो स्ट्राइक करेगा उतनी ज़ोर से पेपर पर उसकी जो छाप है वो छोड़ेगा। तो उसके पीछे जो एक्चुअली में आपके पेपर लगे रहते हैं, कार्बन पेपर लगे रहते हैं, तो इनकी कई कार्बन कॉपियां भी बनाई जा सकती हैं। तो ये टेक्नोलॉजी का इसका ये फ़ायदा है कि आप 2-3 कॉपियां जितनी निकालना चाहते हैं उतनी निकाल सकते हैं एक बार में ही। लेकिन दूसरा जो प्रकार है वो प्रकार है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इनको हम पेज प्रिंटर भी बोलते हैं। पूरे का पूरा जो पेज है वो इकट्ठा का इकट्ठा वो कंप्यूटर में जाता है और सीधा का सीधा प्रिंट हो जाता है। इसमें ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि इसके पीछे एक हैमर स्ट्राइक करे कि वो कागज़ पर लगे, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहला जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का टाइप है वो इंकजेट प्रिंटर। यदि आपको कलर प्रिंट करना है तो इंकजेट प्रिंटर के द्वारा ब्लैक एंड वाइट भी कर सकते हैं, कलर भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, वही जो स्याही रहती है उस स्याही का स्प्रे होता है कागज़ पर। तो ये पूरे का पूरा कंप्यूटर के द्वारा नियंत्रित होता है। तो इसमें एक कार्ट्रिज लगती है स्याही की, और उस स्याही की कार्ट्रिज जो होती है वो घूमती है दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, और जहाँ पर अक्षर बनाना होता है वहाँ पर स्याही स्प्रे होती है, और जैसे ही स्याही स्प्रे होगी वो कागज़ पर आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप कलर प्रिंटिंग भी यहाँ पर कर सकते हैं। दूसरा जो प्रिंटर है वो है लेज़र प्रिंटर। ये ध्यान देना है कि जो आपका इंकजेट प्रिंटर होता है उसकी स्याही जो होती है यदि उसमें पानी वानी गिर जाए तो वो धुल जाती है, वो खराब भी हो सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है कि जब आप प्रिंटिंग कर लें तो उसके ऊपर जो है एक प्लास्टिक की फिल्म चढ़ा दी जाती है पतली सी, ताकि उस पर किसी प्रकार के जो लिक्विड है या पानी है उसका जो है कोई प्रभाव ना पड़े। लेकिन अच्छा प्रिंटर जो होता है वो लेज़र प्रिंटर माना जाता है और इसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। आप यदि कोई ऑफिस देखें, प्राइवेट ऑफिस है या सरकारी ऑफिस है, वहाँ पर आप लेज़र प्रिंटर का उपयोग करेंगे। ये फ़ोटोकॉपी मशीन की तरह ही होता है। अलग अलग कंपनीज़ के द्वारा इनको तैयार किया गया है, लेकिन इसमें एक ड्रम का यूज़ किया जाता है और पेपर रोल होता है जो एक एक पेपर लेता जाता है, और ड्रम के साथ एक टोनर का यूज़ किया जाता है। टोनर मतलब सूखी स्याही। यदि आप उसका यूज़ करते हैं तो जो सूखी स्याही है वो उस ड्रम पर जो है वो इमेज तैयार करती है, और ये ड्रम जो है वो पेपर पर रोल करता है, और इसमें एक हीट सिंक लगी रहती है। हीट सिंक जो होती है, जैसे मान लीजिए हीटर लगा रहता है और हीटर के ऊपर एक टेफ्लॉन पेपर होता है। टेफ्लॉन पेपर ऐसा पेपर होता है जो गर्मी सहन करता है लेकिन वो पिघलता नहीं है। तो ये जो हीट सिंक है वहाँ से जो स्याही लगी रहती है, प्रिंटिंग पेपर होता है, उस स्याही से होकर के गुजरता है और स्याही कागज़ पर लग जाती है, और ये जो पेपर है वो हीट सिंक से होकर के गुजरेगा तो वो पेपर गर्म होगा, और जो सूखी स्याही है जो उसका टोनर है वो पिघल कर परमानेंट हो जाएगा। तो लेज़र प्रिंटर का ये फ़ायदा है कि इसके द्वारा जो पेपर प्रिंट होकर के आता है उसकी स्याही छूटती नहीं है, वो एक परमानेंट स्याही हो जाती है। क्यों? क्योंकि हीट सिंक के कारण उसमें जो हीट लगी रहती है तो उससे वो स्याही जो है परमानेंट हो जाती है। इसकी स्पीड बहुत है, ये लगभग
400-500 पेज जो है वो पर मिनट भी, जो बड़े प्रिंटर हैं वो इतने पेज जो है प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः 6 पेज जो होते हैं वो पर मिनट जो है, इससे 6 से 12, 24 ऐसे स्पीड इसकी बढ़ती जाती है। जितनी स्पीड का आप प्रिंटर लेना चाहते हैं उतना प्रिंटर मार्केट में ले सकते हैं। दोस्तों अगला जो आउटपुट डिवाइस है वो है स्पीकर। स्पीकर का मतलब कि कंप्यूटर से जो आवाज़ का आउटपुट आ रहा है वो किससे सुने हम। जैसे आप मूवी देखते हैं या गाने सुनते हैं, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है भी सुनने के लिए जो डिवाइस यूज़ किया जा रहा है वो कौन सा है, आपका स्पीकर। तो ये स्पीकर भी मार्केट में कई प्रकार के आते हैं, तो जितनी इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ाते जाएंगे आप, तो उसके अनुसार उसके रेट भी होते हैं। जितना अच्छा स्पीकर लेना चाहते हैं, कुछ डॉल्बी साउंड आते हैं, कुछ नॉर्मल आते हैं, तो स्पीकर के द्वारा हम जो है आवाज़ का आउटपुट जो है वो ले सकते हैं। अगला जो आउटपुट डिवाइस है वो है प्लॉटर। प्रिंटर जो है, उस प्रिंटर से A4 साइज़ या A3 साइज़ या B1 साइज़ या लीगल साइज़ या कस्टम साइज़ भी हम प्रिंट कर सकते हैं। मतलब एक छोटा कागज ही प्रिंट कर सकते हैं प्रिंटर के द्वारा, लेकिन प्लॉटर के द्वारा बड़ी ग्राफिक्स भी, एक जो टेबल है, टेबल जो आपने जो फ्लैक्स देखे होंगे बहुत बड़े बड़े, ये फ्लैक्स की जो प्रिंटिंग होती है वो प्लॉटर के द्वारा होती है। प्लॉटर में एक आर्म लगी होती है और वो आर्म लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम घूमती है, और उसमें कलर कई बार जो होता है वो कार्ट्रिज लगी रहती है, और कई बार ऐसा होता है कि वो पेन लगे रहते हैं। तो कार्ट्रिज जो लगी रहती है उससे सीधी प्रिंटिंग जो होती है वो कलर प्रिंटिंग की जा सकती है, लेकिन यदि उसमें पेन लगे रहेंगे तो उस पर केवल ड्राइंग ही की जा सकती है, एक लाइन ही प्लॉट की जा सकती है, लाइन प्रिंटिंग की जा सकती है। तो बड़े जो पोस्टर वगैरह बनते हैं, फ्लैक्स वगैरह बनते हैं, तो वो सारे के सारे प्लॉटर के द्वारा बनते हैं। दोस्तों ये तो हो गया इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। कुछ आउटपुट डिवाइसेस ऐसे हैं जैसे स्टोरेज डिवाइस है। अब स्टोरेज डिवाइस इनपुट का भी काम करता है, आउटपुट का भी काम करता है। जैसे यदि हमने कोई डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, ऐसे लेटर, स्टोरी, अपना बायोडाटा वगैरह लिखा हुआ है, यदि उसको परमानेंट सेव करना है तो कहाँ करेंगे, हार्ड डिस्क में करेंगे। लेकिन उसको दोबारा रीड करना है तो कहाँ से लेंगे, हार्ड डिस्क से ही लेंगे। तो ये इनपुट का काम भी करता है और आउटपुट का काम भी करता है, लेकिन इसका जो नाम है उसको बोलते हैं स्टोरेज डिवाइस। तो स्टोरेज डिवाइस, इसका नाम और भी है जिसको बोलते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। यदि आप एक बार डेटा को परमानेंट हार्ड डिस्क में स्टोर कर दें तो उसे भविष्य में किसी भी समय एक्सेस कर सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। ये स्टोरेज डिवाइस जो होते हैं थोड़े महंगे होते हैं। जैसे हार्ड डिस्क की बात करें तो हार्ड डिस्क आपकी 1000, 2000, 3000 यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है रेंज। तो आगे जितनी गीगाबाइट की, टेराबाइट की हार्ड डिस्क लेना चाहते हैं तो उस तरह से ये बढ़ता जाएगा। पेन ड्राइव है आपके पास, तो इनमें कई प्रकार का डेटा जो वो हम भविष्य के लिए स्टोर कर सकते हैं, और जब हम उसको कंप्यूटर के साथ अटैच करेंगे तो उसको दोबारा एक्सेस भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टोरेज डिवाइस जो सबसे पहला यहाँ पर बताया गया है वो है USB पेन ड्राइव। एक आपकी छोटी ड्राइव होती है जिसको हम आसानी से कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हैं या उसे डिटैच कर सकते हैं, मतलब उसको निकाल भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। तो इसमें हम डेटा को परमानेंट स्टोर कर सकते हैं, और ये छोटी डिवाइस भी होती है, बड़ी भी आती है। जैसे आप 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB ऐसे आप पेन ड्राइव जो है वो ले सकते हैं और बाहर से USB कनेक्टर के साथ जोड़ सकते हैं। और इसका डेटा जो है वो उसमें बताया गया है कि इसको यदि सही रखेंगे आप तो सामान्य स्थितियों में इसका जो डेटा 10 से 100 वर्ष तक आप स्टोर कर सकते हैं। लेकिन ये कि सुरक्षा तो अपने हाथ में है। यदि आप इसको अच्छे से स्टोर करके रखेंगे और सुरक्षित रखेंगे तो ये सालों साल आपका काम करेगी। तो कई प्रकार की USB मार्केट में उपलब्ध हैं, जो आप यूज़ करेंगे तो इसमें डेटा भी स्टोर कर सकते हैं, आप साउंड स्टोर कर सकते हैं, अपने आवाज़ स्टोर कर सकते हैं, वीडियो स्टोर कर सकते हैं, अपने दस्तावेज जितने भी होते हैं उनको स्टोर कर सकते हैं, मूवी स्टोर कर सकते हैं। तो इस काम जो करने के लिए जो डिवाइस यूज़ की जाती है उसको बोलते हैं अपन लोग USB डिवाइस।
अगला जो स्टोरेज डिवाइस है वो है फ्लॉपी डिस्क। ये सबसे पहले आता था। आप यहाँ पर चित्र में देखेंगे तो ये सबसे पहली जो बड़ी डिवाइस है ये 8 इंच की फ्लॉपी है, और दूसरी जो आपको दिखाई दे रही है ये आपकी 5.25 इंच की फ्लॉपी है, और तीसरा जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है ये आपका 3.5 इंच की फ्लॉपी है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, साइज़ जो होता है ये 3 प्रकार का। अब 8 इंच की फ्लॉपी तो बंद हो गई थी पहले ही, बहुत पहले ही। अब जो कंप्यूटर के साथ बीच में फ्लॉपी ड्राइव आती थी वो 5.25 इंच की और 3.5 इंच की फ्लॉपी डिवाइस जो है ये आपके पास यहाँ पर आती थी। लेकिन आजकल जो नए डिवाइस कंप्यूटर आ रहे हैं इनमें इन फ्लॉपियों का काम ही ख़त्म हो गया, क्योंकि इनकी स्टोरेज कैपेसिटी जो वो बहुत कम है। तो इनकी जगह जो है अब सीडी ने ले ली है, डीवीडी ने ले ली है। अब सीडी डीवीडी भी का प्रचलन भी कम होता जा रहा है। अब आपके पास एक पेन ड्राइव है या मोबाइल कैमरा है तो उसमें मेमोरी चिप लगी हुई है, मेमोरी कार्ड है। इनका उपयोग जो है वो सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो यहाँ पर ये डिवाइस जो है ये आपकी 8 इंच की है, जिसकी 360 किलोबाइट स्टोर करने की कैपेसिटी थी। 5.25 इंच वाली जो फ्लॉपी है इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 1.22 MB थी, और 3.5 इंच वाली जो फ्लॉपी है इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 1.44 MB थी। तो इस प्रकार से इनका यूज़ जो है वो डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता था, लेकिन आजकल ये प्रचलन में नहीं है।